और आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू करने की खबरों के बीच ईडी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। खबर है कि कल रिया से पूछताछ से पहले ईडी आज उनके सीए रितेश शाह से करेगी पूछताछ। एक दिन पहले ईडी ने रिया के करीबी दोस्त और बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की थी और इससे पहले ईडी इस मामले में सुशांत के सीए श्रीधर से भी सवाल जवाब कर चुका है। लेकिन अब शिकंजा ईडी का रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आपको बता दें, सीबीआई को यह पूरा केस सौंपे जाने के बीच ये अहम खबर यह है कि अब लगातार ईडी इस पूरे मामले की भी जांच करेगा। ईडी की तरफ से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उस मामले की जांच की जाएगी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। और आपको यह भी बता दें कि कल रिया से पूछताछ से पहले ईडी आज उनके सीए रितेश शाह से पूछताछ करेगी। एक दिन पहले ईडी ने रिया के करीबी दोस्त और बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की थी। सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो केस हैं उसकी जांच के लिए ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और वो रिया चक्रवर्ती से 7 अगस्त को मुंबई के दफ्तर में पूछताछ करेगी। खबर है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी 3 चरणों में ये पूछताछ कर सकती है, जिसमें पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि पिता का नाम और परिवार के सदस्य के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में उनके कामकाज, प्रॉपर्टी, बैंक खातों और विदेश यात्राओं के खर्च पर हो सकते हैं सवाल। और तीसरे चरण में सुशांत से जुड़ी जानकारियों पर ईडी रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर सकती है। तो ये 3 चरणों में ईडी पूछताछ कर सकती है रिया चक्रवर्ती से। ईडी ने रिया से सवालों की फहरिस्त भी तैयार की है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से पूछा जा सकता है कि आपके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। इस तरह के सवाल हो सकते हैं पहले चरण में जब ईडी पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से। दूसरा, ये आप और आपके परिवार का क्या बिजनेस है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल, ये आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, ये बेहद अहम सवाल होगा इस सब के बीच। चौथा सवाल ये हो सकता है आपकी कंपनियों का टर्नओवर कितना है। पांचवा सवाल, किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है, यह सवाल भी बेहद अहम साबित हो सकता है जो ईडी की तरफ से पूछा जाएगा। और छठा सवाल यह कि आपके नाम पर कहां कितनी संपत्ति है। सातवां सवाल, आप सुशांत से कब और कैसे मिली थी, इस सवाल का जवाब भी ईडी की तरफ से तलाशा जाएगा। तो वहीं आठवां सवाल हो सकता है आप और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे या नहीं, क्या आप सुशांत के कारोबार में साझेदार थी, यह सवाल होगा नौवां। इसके अलावा सवाल यह भी हो सकता है आप किस हक से सुशांत के खाते ऑपरेट किया करती थी। ये सवालों की लंबी फहरिस्त जिसमें ये तमाम सवाल हो सकते हैं जो ईडी की तरफ से रिया से पूछे जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से ईडी दफ्तर के बाहर से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली सीबीआई ऑफिस के बाहर से नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो वहीं दिल्ली से ही आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिवाकर, आपके पास, क्योंकि आप ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जरा बताइए कि ईडी की तरफ से किस तरीके से सम्मन भेजा गया है और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। गायत्री, देखिए, ईडी इस मामले में तब शामिल हुई थी जब बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उनके पिता ने, सुशांत सिंह के पिता ने आरोप लगाए थे कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए जो है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद ईडी इस केस में आई थी और जाहिर तौर पर सवाल यही खड़े हुए थे और उसके बाद ईडी ने जो है बिहार पुलिस से सारी जानकारी लेते हुए इस मामले में केस दर्ज किया था। हालांकि जो सुशांत सिंह राजपूत के सीए रहे हैं संदीप श्रीधर, उन्होंने कहा था कि वो 1 साल से जो है सुशांत सिंह का अकाउंट जो है वो देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन अभी तक उनके ना जानकारी में नहीं है। लेकिन फिलहाल ईडी ने उनसे कुछ दिन पहले पूछताछ की है और कल रिया चक्रवर्ती को जरूर बुलाया गया है। लेकिन उसके पहले जो रितेश शाह हैं, खासतौर पर रिया का जो पूरा अकाउंट देखते हैं, उनसे पूछताछ करेगी और ईडी उनसे सारी जानकारी लेगी कि किस तरह के अकाउंट, कितने अकाउंट है रिया चक्रवर्ती के, कितने अकाउंट वो देखते हैं, कितने दिनों से देख रहे हैं। ये तमाम जो सवाल होंगे ये रितेश शाह से होंगे और क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं अब तक जो है अकाउंट से रिया के, वो सारी जानकारी सीए के पास होगी। और यही वजह है कि ईडी जो है आज जो है रितेश शाह से पूछताछ करने वाली है इस पूरे मामले में और उस पूछताछ के बाद
ईडी के पास सवालों की एक बड़ी लिस्ट होगी, लंबी फेहरिस्त होगी, जिसके जरिए जो है कल रिया चक्रवर्ती से इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जो ये दफ्तर मेरे पीछे है गायत्री, इसी दफ्तर में जो है ये मुंबई का ईडी दफ्तर है। यहाँ पे रितेश शाह को बुलाया गया है समन करके, और जानकारी ये मिल रही है कि करीब 1 घंटे के आसपास बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ईडी के जो आला अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन होने की बात उनका परिवार कह रहा है, वो कितनी सही है, वो पैसे कहां गए, ये तमाम जो चीजें हैं ईडी जानना चाहती है। और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ईडी ने जो रजिस्टर किया है, तो जाहिर तौर पर ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने से पहले तमाम सवाल तैयार कर लेना चाहती है, ताकि कल जब उनसे पूछताछ हो तो उनसे जवाब उसका लिया जा सके। आनंद, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, और कितनी मुश्किलें अब ईडी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसने के बाद बढ़ सकता है रिया चक्रवर्ती के लिए? जी देखिए गायत्री, बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे मुंबई से कि ईडी ने एक पूरी प्लानिंग अपनी तैयार कर ली है। सवालों के तमाम जो एक फहरिस्त है वो तैयार कर रखी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ का सामना करना है ईडी की, और उसके बाद अगला नंबर आएगा उनके भाई शोभिक का। ये दोनों एक अहम किरदार है सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शोभिक और जो पूरे लोग जिनका नाम बिहार पुलिस की एफआईआर अंदर था, वो तमाम लोग कटघरे में है। इसी को लेके ईडी बारी बारी से सबसे पूछताछ करेगी और उसके बाद देखेगी कि क्या कोई विरोधाभास तो सामने नहीं आ रहा है, जो लोगों के बयान इसमें दर्ज किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर से दूसरी बार भी सम्मन करके जो ईडी है वो पूछताछ कर सकती है। जैसे कि आज रितेश शाह जो है वो रिया चक्रवर्ती के सीए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। उन्हें पहले भी सम्मन लेके पूछताछ में शामिल होने बुलाया था, लेकिन उन्होंने बारिश का बहाना बनाया था, और ये मुंबई में बारिश हो भी रही थी, उसी के चलते वो नहीं पहुंच पाए थे, और इसीलिए आज उनसे पूछताछ हो रही है। इस पूरे मामले में जो सैमुअल मिरांडा है वो भी एक अहम किरदार है, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती का करीबी था, और जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उन्होंने अपनी जो शिकायत थी, जो एफआईआर थी, उसमें सीधे तौर पर बोला था कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो इसे हरास करते हैं। तो उससे भी इस पूरे मामले में सैमुअल मिरांडा से ईडी एक बार पूछताछ कर चुकी है। कल रिया चक्रवर्ती को कई ऐसे सवाल है जिनका सामना करना पड़ेगा, जिसके जवाब जानना ईडी चाहती है। सबसे बड़ी बात वही 15 करोड़ रुपए की, जिसको लेके ये पूरा मसला उलझा हुआ था कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकले। तो आनंद आप रहिए हमारे साथ इस बीच बता दें कि सुशांत केस की जो सीबीआई जांच है उसकी सिफारिश के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई। दिशा सालियान खुदकुशी केस की जांच भी हो सीबीआई से, इस तरह की मांग करते हुए याचिका को दाखिल किया गया। याचिका में दिशा सालियान की हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। दिशा सालियान ने 8 जून को आत्महत्या की थी, और अब याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है सुशांत केस में, उसी तरीके से दिशा सालियान मामले की भी जांच होनी चाहिए। यह मांग करते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर से। नीतीश, इस बीच क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि ये कहा गया है कि सिफारिश के बाद अब केंद्र ने भी मान लिया कि सीबीआई जांच हो, जांच कब तक शुरू हो सकती है सीबीआई की सुशांत केस में? देखिए गायत्री, मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई की जो जांच है, सीबीआई ने इस मामले को ऑलरेडी टेकअप कर लिया है, लेकिन जो एफआईआर है अब तक दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई दफ्तर के सामने खड़ा हूं। ये सीबीआई हेडक्वार्टर्स है, यहीं पर केस दर्ज होना है। अभी केस दर्ज होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, और कभी भी केस दर्ज किया जा सकता है, लेकिन सीबीआई ने ऑफिशियली ये मामला टेकअप कर लिया है। सीबीआई बिहार पुलिस की एफआईआर को री रजिस्टर करेगी, उसमें जो धाराएं हैं उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आते हैं उसको उसमें ऐड करेगी, और जो तथ्य इस बिहार पुलिस की एफआईआर में नहीं है उसको जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है ऑफिशियली दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर लिया है। किसी भी समय सीबीआई का ऑफिशियल बयान आ सकता है कि हमने केस दर्ज कर लिया है इस मामले में। जी नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बहुत अहम बात कि टेकअप कर लिया है सीबीआई ने इस पूरे मामले को, और कभी भी ऑफिशियल बयान सीबीआई की तरफ से आ सकता है, ये बताते हुए कि जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को फिलहाल क्वारंटीन रहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन नियमों से छूट देने से इनकार कर दिया है। बिहार पुलिस की ओर से उन्हें छोड़े जाने की अपील का जवाब देते हुए बीएमसी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे।
हालांकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी जांच को जारी रख सकते हैं। बीएमसी के इस रवैये पर बिहार के डीजीपी ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने बीएमसी के इस फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और बीएमसी के जवाब के खिलाफ कोर्ट जाने के संकेत दे दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मुझे रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, देर है अंधेर नहीं, क्योंकि जिस तरह की लीपापोती मुंबई पुलिस के जरिए की गई थी, अब मुंबई पुलिस का कोई रोल होने वाला नहीं है, बल्कि जब सीबीआई जांच करेगी तो देश के लोगों की जो उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देश को जानने का पूरा अधिकार है और उम्मीद है, उसी उम्मीद पर खरी उतरेगी सीबीआई। पूरे देश को इंतजार रहेगा सीबीआई जांच का, और सीबीआई जांच जब पूरी तरह कंप्लीट होगी तब सब कुछ सामने आ जाएगा। जो लोग भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं वो ज्यादा छुप नहीं पाएंगे। टू व्हीलर गाड़ियां हैं, पेड़ गिरा है, उससे जो है चकनाचूर हो चुकी हैं। ये है इस्लाम जिमखाना का ग्राउंड, लेकिन इस वक्त ग्राउंड कम और नदी ज्यादा नजर आ रहा है। जी हाँ, जब जब बारिश होती है मुंबई रोती है, क्योंकि मुंबई में तेज हवाओं के साथ कल हुई बारिश ने किस तरीके से कहर ढाया उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई मरीन ड्राइव के इस्लाम जिमखाने में, जहां पर मैदान नदी में तब्दील होते हुए दिखाई दिए। अभी भी पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है। और तस्वीर हम आपको इस्लाम जिमखाना और उसके आसपास जो पारसी जिमखाना है उसकी दिखा रहे हैं, जहां खेल के मैदान में कमर तक पानी भर गया और अभी तक जिमखाने में भरे पानी को निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। लगातार हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। किस तरीके से कल जो बारिश हुई थी उसके चलते मरीन ड्राइव के इस्लाम जिमखाना में जो मैदान है वो नदी में तब्दील हो गए हैं। पानी कमर तक भरा हुआ है। इस्लाम जिमखाना और उसके आसपास बने पारसी जिमखाने की तस्वीर आपके सामने, लेकिन हालात अभी भी उसी तरीके के बने हुए हैं। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव इलाके में मौजूद हूं और यहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है इस्लाम जिमखाना का ग्राउंड, लेकिन इस वक्त ग्राउंड कम और नदी ज्यादा नजर आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से कल मरीन ड्राइव इलाके में जबरदस्त पानी भरा था, उसके बाद ये पानी यहां तक पहुंचा था और आप देख सकते हैं कि सामने इस्लाम जिमखाना है, पानी वहां तक भर गया है। आप देखिए तमाम जो बैरिकेटिंग्स थी या फिर पेड़ थे वो गिरे हुए हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये देख के लग ही नहीं रहा है कि ये कोई ग्राउंड है जहां पर फंक्शन वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नदी की शक्ल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से पानी भरा हुआ है ये बहुत जल्दी निकलने से रहा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं बारिश जो है रिमझिम अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तबाही का मंजर कल भारी बारिश और तेज हवाओं ने मचाया था। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देखते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता मरीन ड्राइव स्टेशन की तरफ जाता है। वेस्टर्न लाइन का जो मरीन ड्राइव लोकल स्टेशन है उस तरफ ये जाता है रास्ता, लेकिन ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो पारसी जिमखाना है, मेरे लेफ्ट साइड में पारसी जिमखाना है, ये भी पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है।
ये तस्वीर देखिए जी, बिल्कुल इस्लाम जिमखाना के ग्राउंड जैसी तस्वीर, पारसी जिमखाना के ग्राउंड की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई ग्राउंड है। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। सड़कें तालाब की तरह नजर आ रही हैं, तो वहीं लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भरा है। तेज हवाओं ने भी मुसीबत को बढ़ा दिया है। कई जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पेड़ टूट कर ये देखिए किस तरीके से गिर पड़े, जिससे बिजली की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। जहां एक तरफ सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, लोगों के घरों तक पानी जा पहुंचा है, तो वहीं जो इमारतें हैं उनको भी खासा नुकसान पहुंचा है तेज हवाओं की वजह से। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज हवाओं की वजह से जो पेड़ गिरे हैं, तारों को, बिजली के तारों को खासा नुकसान पहुंचा है। इस पर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है असर। हालांकि मुंबई में फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज सुबह तक हुई भारी बारिश और तेज हवाएं मुंबई वालों की मुसीबत को बढ़ाती हुई दिखी। कालबा देवी इलाके में सड़क किनारे खड़ी जो गाड़ियां थी वो पेड़ गिरने की वजह से चकनाचूर हो गई। तो कालबा देवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पर जो तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े, उनसे वाहनों को पहुंचा खासा नुकसान। मुंबई में पिछले 48 घंटों से जारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। दहीसर इलाके में तो घरों के भीतर ही पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने घरों के भीतर कैद होकर रह गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, हालात बेहद खराब हैं। रसोई और घर के दूसरे हिस्से में भी 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों को अब सिर्फ बीएमसी से मदद का इंतजार है, जो कि अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक लोग तालाब में तब्दील हो चुकी सड़कों पर निकलने से बच रहे थे, घरों में कैद होकर मजबूर हो गए थे, लेकिन अब घर से बाहर जाना भी मुश्किल और घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। इस तरीके के हालात, क्योंकि घरों में भी किस रफ्तार से जा घुसा है पानी। ऐसे में घर में ठहरना भी अब मुश्किल भरा साबित हो रहा है। ये देखिए पूरा सामान जो है वो पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। न सिर्फ बेडरूम बल्कि जो दूसरा हिस्से थे, ये तस्वीरें देखिए, यहां तक कि किचन तक भी पानी भर गया है। मुंबई में कई जगहों पर सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर ही जाना पड़ा। एक आदमी अपनी लग्जरी कार छोड़कर चला गया तो पानी में फंसी एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी गाड़ी छोड़कर यहां से खुद को बचाकर जाना पड़ा। 26 जुलाई 2005 जैसा मंजर एक बार फिर मुंबई शहर में देखने को मिल रहा है। मैं इस समय ग्रांट रोड इलाके में हूं। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। बीचों बीच BMW आपको दिखाई पड़ रही है जो बंद पड़ गई है। रात में हुई मूसलाधार बारिश के कारण इस पूरे इलाके में घुटने भर से ज्यादा पानी था जो BMW के भीतर चला गया। और यहाँ पर जो लोग BMW में बैठे थे, जो ड्राइव पर बैठे थे, वो सब गाड़ी बीच रास्ते में छोड़कर चले गए क्योंकि गाड़ी में पानी घुस गया था। दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो एक दूसरी BMW कार इसी रास्ते पर महज 2 से 3 मीटर की दूरी पर ही खड़ी है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी BMW कार है जो यहाँ पर खड़ी है और ये भी बंद पड़ गई, जिसके बाद रात में इसे छोड़ करके यहाँ से लोग चले गए क्योंकि यहाँ पर घुटने भर से ज़्यादा पानी था। तीसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सामने एम्बुलेंस आपको दिखाई पड़ रही है। बीच रास्ते पर ये एम्बुलेंस के भीतर भी पानी चला गया और उसके बाद एम्बुलेंस तुरंत बंद हो गई और जिसके बाद एम्बुलेंस में बैठे लोग, ड्राइवर और उसके साथ साथ जो भी अटेंडेंट थे वो सब यहाँ से छोड़कर चले गए क्योंकि यहाँ पर इस पूरे इलाके में तबाही का मंजर था रात में और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। मुंबई की एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई के पैडर रोड पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। कई जगहों पर सड़क भी धंस गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कल दोपहर से शुरू हुई तेज और तूफानी बारिश ने मुंबई का बुरा हाल कर दिया है। मैं इस समय पैडर रोड इलाके में हूं। यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीआईपी इलाकों में से एक है पैडर रोड। यहां पर बिजनेसमैन से लेकर के तमाम सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं। मुख्यमंत्री यहां से बहुत कम दूरी पर ही उनका बंगला है, लेकिन यहां पर तस्वीरें आप देखिए, ये वीआईपी रोड पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और ऊपर से मलबा नीचे की तरफ गिरा है। साथ ही रोड भी पूरी तरीके से टूट गया है और मलबा लगातार नीचे बह रहा है और साथ ही साथ बारिश लगातार शुरू होने के कारण इस पूरे इलाके में खतरे की घंटी है और यही वजह है कि इस पूरी रोड्स को फिलहाल बंद कर दिया है। अमूमन यही हाल मुंबई भर का है।
कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं और अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल दोपहर बाद से शुरू हुई तेज और तूफानी बारिश ने मुंबई का किस तरीके से बुरा हाल कर दिया है। अमूमन यही हाल मुंबई के हर इलाके का है और अभी भी लगातार बारिश मुंबई के कुछ हिस्सों में चल रही है। और अब ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी